हेलो फ्रेंड, तो आज एक नया मॉडल सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, ये ऑफिशियल साइट से आप लोग के बीच मॉडल सेट लेकर उपस्थित है, जिसमें आप लोग को 100 प्रश्न मिलने वाला है और ये सभी प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट मिलेगा। इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है, क्योंकि इसी टाइप का आप लोग का क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने आप लोग को ऑफिशियल साइट से ये क्वेश्चन जारी किया है और इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो इसमें आप लोग को 100 प्रश्न व्याख्या सहित मिलेगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए और क्वेश्चन 100 में 100 कीजिए। इसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन, 100 में 50 क्वेश्चन देना रहता है, लेकिन आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा तो आप अपना ना अच्छा अंक ला सकिएगा। तो इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है। चलिए शुरू है आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो पुरातत्व आप लोग समझिए कि पुरातत्व किसे कहा जाता है। तो जो पिछले ज़माने में हमें जो मिला है, जो ज़मीन के अंदर मिला है, उसको हम लोग पुरातत्व कहते हैं। जो पुराना ज़माना का जो सामान मिलता है उसको पुरातत्व कहा जाता है। तो देखिए, जो अभिलेख जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत ही आता है। और देखिए, पुराना मंदिर जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है। और साहित्य जो है जो हम वर्तमान में किसी चीज़ को साहित्य लिखते हैं, और सिक्का भी देखिए आप लोग को ज़मीन से अंदर से मिलता है। तो इसमें इसका सही जो आंसर होगा, जो अंतर्गत नहीं आता है, वो साहित्य हो जाएगा, क्योंकि साहित्य जमीन के अंदर से नहीं मिलता है, जबकि अभिलेख, पुराना मंदिर और शिलालेख जो है वो जमीन के अंदर से मिलता है, इसलिए यह पुरातत्व के श्रेणी में आता है। सारा प्रश्न आज आप लोग को इम्पोर्टेंट मिलने जा रहा है, तो इसको आप लोग को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। जूते हुए खेत, देखिए इसको कैसे आप लोग याद रखिएगा कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो जो खेत जो होता है, जूता हुआ खेत कैसा होता है, तो काला होता है। जूता हुआ खेत कैसा होता है, तो काला होता है। तो कालीबंगन इस प्रश्न का आंसर होगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला हुआ है। और कालीबंगन जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पर जूते हुए खेत का साक्ष्य पाए गए हैं। कि सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। सिंधु निवासी जो थे वो किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। सोना का, चांदी का, तांबा का या लोहा का। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो मैंने एक पुराना ट्रिक बनाया था, सोचता सिटी, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी धातु का प्रयोग करते थे और नहीं करते थे, वो होगा लोहा। लोहा जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमाण नहीं मिला हुआ है। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे दिलमुन को नाविकों का देश कहा गया है। दिलमुन को नाविकों का देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह है। देखिए, सबसे बड़े हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह है। तो सबसे बड़े इसमें जो है वो 26 चिन्ह हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिलालेख में 26 चिन्ह पाए गए हैं। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट पेश किया था। देखिए, कनिंघम ने कब रिपोर्ट पेश किया था। तो ये 1875 ईस्वी में कनिंघम ने एक रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें हड़प्पाई मुहर पर रिपोर्ट ये था, और ये 1875 ईस्वी में पेश किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी। राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी। ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी। अशास्त्रीय
किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा? देखिए अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र से एक सवाल आता है और यह किसने लिखा? तो ये कौटिल्य के द्वारा शास्त्र लिखा गया था। 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? देखिए इसका जो आंसर होगा R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो है वो अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों का नियुक्ति की गई थी और ये अशोक के शासन काल में अधिकारियों की नियुक्ति अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। तमिल संगम साहित्य में अनिमयी किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में अनिमयी किसे कहा जाता था? तो अनिमयी दास को कहा जाता था। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? तो गहपति जो है हलवाहा को गहपति कहा जाता था। सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? देखिए इसका जो आंसर होगा 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था और इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया था? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री फाहियान जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फाहियान भारत आया था। चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो ये कन्फ्यूशियस जो थे वो चीन के महान दार्शनिक थे। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति की गई है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति की गई है? अग्नि की, सोम की, इंद्र की या इनमें से सभी की? तो ऋग्वेद में इनमें से सभी की स्तुति की गई है। अग्नि, इंद्र और सोम सभी की स्तुति की गई है। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये गंधार की राजधानी थी और यह एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। यौधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? यौधेय गणराज्य ने तांबे की सिक्के जारी किए थे। अशोक के ब्राह्मणी शिलालेखों का सर्वप्रथम अर्थ किसने लगाया था? अशोक के ब्राह्मणी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था और ये 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम शिलालेखों को पढ़ा था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? देखिए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला शासक रुद्रदामन है, जिसका शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को अगर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए सारनाथ पूछे तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? सांची स्तूप का खोज 1818 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी इतिहासकार हेनरी टेलर ने की थी। तो सांची स्तूप का खोज हेनरी टेलर ने 1818 ईस्वी में की थी।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अलबरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? अलबरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो ये अरबी भाषा में किताब उल हिंद लिखी थी। इब्न बतूता को किसने दिल्ली की काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को किसने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक ट्रेवेनियर थे। ट्रेवेनियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक को लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? कौन सा यूरोपीय यात्री जो था वो भारत में ही बस गया? आंसर होगा मनुची। मनुची जो है वो भारत में ही बस गया था। पुरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? पुरी में जो भगवान जगन्नाथ हैं वो किस देवता के रूप हैं? आंसर होगा विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ हैं। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तांत्रिक पूजा पद्धति में देवी की पूजा की जाती थी। तांत्रिक पूजा पद्धति का मुख्य रूप से देवी की पूजा की जाती थी, जिसकी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री अलवर संत थी? कौन सी स्त्री जो थी वो अलवर संत थी? देखिए इसका जो आंसर होगा अंडाल जो थी वो एक स्त्री संत थी। निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों की रचना है? नैनार संतों की रचना कौन सी है? तो नैनार संतों की रचना तौरम है। और नैनार संतों की रचना नैनार संतों द्वारा रचित भजनों का एक संग्रह है। किस देश से आए हुए मुसलमानों को तजिका कहा जाता था? किस देश से आए हुए मुसलमानों को तजिका कहा जाता था? तो भारत देश से आए हुए मुसलमानों को तजिका कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? सुल्तान उल मशेख कहा जाता था। तो निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख भी कहा जाता था। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जो हमारे सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 से 1708 ईस्वी तक इनका शासनकाल यानी जीवन और मृत्यु का काल रहा। और इन्होंने ही खालसा पंथ के 5 प्रतीक दिया था और जिसमें 5 प्रतीकों में कड़ा, केस, कृपाण, कंघा और कच्छा का वर्णन किया था। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो सिख गुरु के संस्थापक गुरु नानक जी थे और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था। और ये उनका शिष्य जो था लहना, उनको गुरु अंगद के नाम से अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन जो था 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किया था और 1708 में ही इनका मृत्यु हुआ था। कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था? कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव हुआ था। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के स्थापना कब की थी? हरिहर और बुक्का जो थे वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और ये संगम वंश से संबंधित थे। सुलू राजवंश का शासनकाल क्या था? सुलू राजवंश का शासनकाल क्या था? तो ये 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक सुलू वंश का शासनकाल था।
तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो देखिए, तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर आरबीडू वंश ने शासन किया था। हम्पी की खोज किसने की थी? हम्पी की खोज किसने की थी? ये भी VVI इम्पोर्टेंट ईस्वी है। हम्पी की खोज हुआ था 1800 ईस्वी में हुआ था और ये लॉर्ड कॉलिन मैकेंजी ने किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक इंजीनियर और सर्वेयर थे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी राज्य का स्थापना किया था। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक शेयर करते रहना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा है कि अब्दुल रज़ाक किस देश का राजदूत था? अब्दुल रज़ाक जो था वो किस देश का राजदूत था? आंसर होगा फारस का अब्दुल रज़ाक राजदूत था। अब्दुल रज़ाक फारसी विद्वान और यात्री था जिन्होंने 15वीं शताब्दी में फारस के शासक शाहरुख द्वारा विजयनगर साम्राज्य में राजदूत के रूप में भेजा था। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो ये राय कहा जाता था। विजयनगर के राजाओं को राय कहा जाता था। और विजयनगर की स्थापना किसने किया? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? ये इसका जो आंसर होगा विरूपाक्ष जो थे वो विजयनगर के संरक्षक देवता थे। विजयनगर के साम्राज्य के संरक्षक देवता विरूपाक्ष थे जो भगवान शिव के रूप में माने जाते थे। उनके नाम पर हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर भी स्थित है। विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विट्ठल मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित था? इसका आंसर होगा विष्णु को समर्पित था। अमुक्तमाल्याद किसने लिखा? अमुक्तमाल्याद किसने लिखा? आंसर होगा कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्याद कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा था? देखिए, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा था? इसका जो आंसर होगा डोमिंगो पेस ने कहा था। अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त था? अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त था? आंसर होगा अकबरनामा जो है वो 3 खंडों में विभक्त था। जिन्स ए कमील किस फसल को कहते थे? जिन्स ए कमील किस फसल को कहा जाता है? तो नकदी फसल को जिन्स ए कमील कहा जाता था। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों के सेवाओं के बदले दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं में बदले दी गई जमीन को वंशानुगत हो गई थी, उसे क्या कहा जाता था? तो देखिए, उसे मीरास कहा जाता था। भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू जो है वो लैटिन अमेरिका से आया था। आलू, टमाटर और तंबाकू जैसे फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी जो मूल रूप से लैटिन अमेरिका से आई थी। तो यहाँ पर अगर लैटिन अमेरिका नहीं रहता तो पुर्तगाली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था। वह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक यात्री और इतिहासकार था जिसने बादशाहनामा लिखा था। आलमगीरनामा किसने लिखवाया था? आलमगीरनामा किसने लिखवाया था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलिएगा कि आलमगीरनामा जो है वो आलमगीरनामा औरंगजेब के शासनकाल की एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। इसे मोहम्मद काजिम ने औरंगजेब के आदेश पर लिखा था। तो औरंगजेब ने इसे लिखवाया था और इसे लिखने वाले कौन हैं? तो मोहम्मद काजिम हैं। तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई थी? तुजुक ए बाबरी
पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर की आत्मकथा, और इसे बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखा था। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए इसका आंसर होगा सार्वभौमिक शांति। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ है सार्वभौमिक शांति। यह मुगल बादशाह अकबर द्वारा अपनाई गई एक नीति थी, जिसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने किसे हराया था? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? नादिर शाह को, हेमू को, इब्राहिम लोदी को या राणा सांगा को? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिला था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था, जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो ये होगा कर्नवालिस। कर्नवालिस जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर था, जो बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल भी बना था। पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो उपयुक्त सभी जमींदारी और रैयतों की अर्जियां, कलेक्टरों की रिपोर्ट और राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं, ये सभी पांचवी रिपोर्ट में शामिल थी। आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ जो है वो किसकी कृति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ की रचना की गई है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? सूर्यास्त कानून जो था वो किस पर लागू था? तो ये जमींदारों पर सूर्यास्त कानून लागू था। इसके तहत जमींदारों को निश्चित तिथि तक सरकार को भू राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे तो उनकी जमींदारी भी छीन ली जाती थी। दामिन एकोह का सीमांकन कब हुआ था? दामिन एकोह का सीमांकन 1832 ईस्वी में दामिन एकोह का सीमांकन हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध जो हुआ था 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध चला था, और यह 61 से 65 ईस्वी तक चला था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट जो है 1878 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी। तो 1878 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला था, और सारा जो प्रश्न है ऑफिशियल मॉडल सेट से लिया गया है। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? तो 11 मई 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया था? कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया था? तो 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कर लिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आई इम्पोर्टेंट है, तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लाइक कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? आंसर होगा समान सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह नामक से विख्यात कौन थे? देखिए फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? किसे फांसी पर लटका दिया था? तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे को। तात्या टोपे को धोखाधड़ी से फंसाकर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था।
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है। तो जेम्स आउट्रम ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को शामिल किया था और इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को ऊपरी भाग में मुंह से काटना पड़ता था और सैनिकों ने यह अफवाह फैला दी थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बॉम्बे में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने वाला पहला प्रयास कब किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था और 1882 ईस्वी से इसे लगातार कर दिया गया था। 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों किया गया था? तो नक्शा तैयार करने के लिए 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 ईस्वी में हुई थी। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष गांधी जी थे। तो गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? कौन थे जो साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो इनमें से कोई नहीं, इसमें से साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गेंडेलियू कहाँ की थी? रानी गेंडेलियू जो थी वो कहाँ की थी? तो इसका जो आंसर होगा, रानी गेंडेलियू जो थी वो मणिपुर की थी। रानी गेंडेलियू जो थी मणिपुर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नेतृत्व किया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? तो 1942 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन, जिसको वर्धा अधिवेशन भी कहा जाता है, इसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? तो देखिए, ये सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में स्थापित की थी।
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स या बेबल? तो इसमें से बेबल जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक छोड़ देगा? क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा किया था? तो यह फरवरी 1947 ईस्वी में क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था उसने घोषणा किया था कि जून 1948 ईस्वी तक भारत को छोड़ देगा। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासनकाल के किस योजना का परिणाम है? इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश शासन की योजना, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की योजना थी। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा की पहली सभा की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए, पहली सभा की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया था। उसके बाद पुनः 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो संविधान का निर्माण जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का निर्माण पूरा हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो आर.बी. धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो 1946 में अंतरिम सरकार बना था, उसमें गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो ये एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार को प्रकाशित किया था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फ्रेंड, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना का आंसर सही किया है और आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।